अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम आ रही है आवाज़। जी मैम आ रही है। ठीक है, कैसे हो आप लोग? ठीक मैम अल्हम्दुलिल्लाह। सही। कुछ पढ़ा था सीटी का कि ऊपर से गुजर रही है अभी तक? जी जनाब, पढ़ा था कुछ? कोई जवाब दे दो। नो मैम, मेरा लास्ट लेक्चर रिकनेक्टिंग इशू नेट की वजह से नहीं मैंने लिया था। ठीक है, और जो बाकी सारे बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट 48-50 के करीब बच्चे हैं, इनमें से सबका इंटरनेट कनेक्शन का इशू था या किसी ने भी नहीं पढ़ा कुछ? क्या ख्याल है? मैम लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा था क्योंकि काफी असेसमेंट्स हो रहे थे तो उसकी वजह से ये मिस हो गया था। असेसमेंट्स आप लोगों के सीटी के भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और सीटी का जो एक मेजर असेसमेंट है उसमें वाइवा होगा आप लोगों का, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैम आप असेसमेंट प्लान भी शेयर कर दें।
असेसमेंट प्लान सर से अप्रूव करवा के मैं साथ ही आप लोगों को शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं बिफोर एंड बता रही हूँ कि उसमें जो है वो एक मेजर असेसमेंट आप लोगों की फाइनल्स के अलावा उससे पहले भी वाइवा है एक, ठीक है, तो उसकी तैयारी करें, सही है। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को थोड़े ओके से मैम। ऑलरेडी बता दिए थे, स्टार्ट में हम लोगों ने ये फिजिक्स ही पढ़ी है, तो फिजिक्स वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने रखने हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। तो बाकी फिर मैं जो प्रॉपर अपडेट्स वगैरह और हर चीज़ है वो मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगी उसकी, सही है जनाब। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैम जी जनाब। मैम मुझे आपका कोई ईमेल नहीं आता। आपको मेरा कोई ईमेल क्यों नहीं आता? मैम मैंने ज़मीर उस अहमद दिन नाम भी है, मुझे क्लास तो में ही एक खड़े भी ईमेल होकर नहीं मैंने आती। बच्चों को ऐड किया था अपनी लिस्ट में, तो आप लोग मुझे साथ साथ जी बता मैम, दो। मुझे 2 बार आपने ऐड किया लेकिन अभी तक मुझे नहीं आ रही ईमेल। क्या नाम है आपका? आईडी क्या है आपका? F 2017 17 आगे 24 40 24 40 39। ठीक है, मैंने ऐड अब आपको किया है, पहले भी मेरे ख्याल से शायद किया जी हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा से उसको कर दिया है, ठीक है। तो अब जी आपको मैम। जब शायद आ ही जाए ईमेल। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, सुन लेना और इसको पढ़ लेना एक दफा, सही है। हम लोगों ओके ने मैम। लास्ट लेक्चर में जीआई के बारे में पढ़ा था, जो जीआई के कंट्रास्ट मीडियम से, ऐसा ही है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जी ट्रैक्ट मैम। के। उसमें हमने बेरियम के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होते हैं कुछ, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। जीआई के बारे में हमने पढ़ा था कि हम इसके लिए ओरल कंट्रास्ट देते हैं और रेक्टल देते हैं, ठीक है, ऐसा ही था। जो आपके पास हमें पता है कि हम पॉजिटिव कंट्रास्ट भी देते हैं और नेगेटिव कंट्रास्ट भी देते हैं, ठीक है। नेगेटिव कंट्रास्ट आपको कैसा नजर आता है इमेज पे? ब्राइट नेगेटिव कंट्रास्ट डार्क ग्रे ब्लैक नजर आता आता है, ब्लैक मैम नजर आता डार्क है, ठीक नजर है। आता और जो पॉजिटिव कंट्रास्ट है आपके पास वो आपको इमेज पे ब्राइट नजर आता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया था कि वाटर की कोई डेफिनेशन बनती है हमारे पास कि हम कंट्रास्ट को किस तरह से डिफाइन करें, सिर्फ जीआई की बात हो रही थी ये, ठीक है। इसकी बड़ी लंबी सी कहानी थी, वो मैं अब सारी तो दोबारा नहीं सुनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में बड़ी इस पे लंबी हो चुकी है डिस्कशन, कि जो वाटर है वो दो तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। किन किन तरीकों से कर सकते हो? वाटर को आप कह सकते हो कि ये न्यूट्रल एजेंट है, जी मैम। यस मैम। ठीक है। और आप वाटर को ये भी कह सकते हो कि वो नेगेटिव एजेंट भी उसको कंसिडर कर सकते हो आप किसी वजह से, जी यस जी मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। डेफिनेशंस आपके पास किस तरह से बनती हैं कि जब आप अपने कंट्रास्ट को इस तरह से देखते हो कि वो जीआई की वॉल्स के साथ उसके रिलेटिवली जो है, जो भी आप कंट्रास्ट यूज कर रहे हो उसकी डेंसिटी कैसी है, ठीक है। तो एक तरीके से आप उस तरह से डिफाइन करते हो, एक तरीके से आप डिफाइन करते हो हाउसफील्ड यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें ये चीज पता है कि पॉजिटिव हाउसफील्ड यूनिट हो तो वो हमें चीज ब्राइट नजर आती है, ठीक है। ये नहीं, हमारे नॉर्मल सिटी में अगर आप कंट्रास्ट की बात नहीं भी करें, नॉर्मल अगर आप सिटी कर रहे हो, कंट्रास्ट नहीं दे रहे हो उसमें, उसमें भी आपको जो चीजें ब्राइट नजर आ रही होती हैं, जैसे बोन हो गई है, जो भी चीज हो गई है, उसका जो हाउसफील्ड यूनिट है उसकी वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव में आती है, ठीक है। और अब आपके पास जो कुछ ऐसा इमेज है जिसके बीच में जो भी डार्कर साइड आ जाती है, डार्कर शेड ऑफ ग्रे आता है, वो आपके पास नेगेटिव हाउसफील्ड यूनिट देता है, ठीक है। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देखो, सिर्फ हाउसफील्ड यूनिट को अगर आप कंसीडर करो तो वाटर आपके पास जो है वो न्यूट्रल एजेंट हो सकता है, क्योंकि वाटर का जो हाउसफील्ड यूनिट है वो जीरो होता है, जीरो ही होता है, क्या ख्याल है? जी मैम। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो हमारे कंट्रास्ट मीडियम्स हैं उनकी एक तो ओरल प्रिपरेशंस हैं और रेक्टल हैं, ठीक है। ओरल में हम बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन देते हैं या आयोडीनेटेड जो है वाटर सॉल्युबल एजेंट्स हैं वो देते हैं। रेक्टल के बीच में हम एयर या जो रूम एयर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या बेरियम सल्फेट या आयोडीनेटेड वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या सीन है उसका, ठीक है। अच्छा जी, आइडियल कंट्रास्ट की हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है कि उसने क्या करना है, उसने प्रॉपर डिफरेंशिएशन हमें प्रोवाइड करनी है जो हमारी बाउल है उसकी और उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ, ठीक है। और हमारे पास ये कोई आर्टिफैक्ट्स ना क्रिएट करे, ये हमारे पास जो दो चार बातें हैं ये एक आइडियल कंट्रास्ट एजेंट के अंदर होनी चाहिए, सही है। अब हमारे पास आता है बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके बारे में हम लोगों ने ये बात की थी
कि जो हमारा कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी वाला बेरियम सल्फेट है, यानी जो हम फ्लोरोस्कोपी में यूज करते हैं बेरियम स्वैलो के लिए या बेरियम मील वगैरह के लिए, वो हम अपने सीटी में नहीं यूज करते। ऐसा ही है, ये कर सकते हैं यूज? नहीं यूज करते मैम, नहीं क्यों नहीं करते यूज मैम। कर सकते, क्या वजह है जी उसकी? क्योंकि मैम उसकी जो सस्पेंशन होती है उसके पार्टिकल्स एक जगह पे सेटल हो जाते हैं और फिर ओपेसिफाई हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो इंजेक्शन के बाद उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो सेटल हो जाते हैं, और हमें इस तरह के नहीं चाहिए सीटी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद दूसरी रीजन क्या है कि हमारे पास जो है ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये हमारे पास जो वो स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है सीटी के अंदर, ठीक है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में नहीं करता, फ्लोरोस्कोपी में नहीं करता, क्योंकि ना उसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी है, ना उसकी कोई और चीज, ठीक है, तो इसलिए वहां पे आर्टिफैक्ट्स नहीं कॉज करता। लेकिन जब सीटी की बात करेंगे, इसमें हमारे पास एक्सरे बीम बड़ी प्रिसाइज है, हमारे पास हर चीज जो है फिल्टर्स के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स कॉज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मल वाला जो फुल स्ट्रेंथ वाला आपका सोल्यूशन है वो यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो सीटी के लिए स्पेसिफिकली यूज होते हैं उनके बीच में जो बेरियम सल्फेट की कंसंट्रेशन है या बेरियम सल्फेट सस्पेंशन है वो 1 to 3% होता है, ठीक है, और ये आपके लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड होते हैं सीटी के लिए, और इनकी सेटलिंग नहीं होती, ठीक है, सेटलिंग का भी आप लोगों को पता है सेटलिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद डोज की बात हुई थी, डोज ये था कि आप लोग जो है सीटी के लिए आप 2 घंटे पहले 45 मिनट्स से लेकर 2 घंटे पहले आप कंट्रास्ट देते हो, ठीक है, वो आप इसलिए देते हो ताकि वो जो आपकी जीआई के जो मूवमेंट्स हैं उनके थ्रू होता होता वो आपके स्मॉल बाउल या लार्ज बाउल तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप पहले दे चुके हो उसके बाद जब आपका एग्जाम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, उस टाइम भी आप पेशेंट को जो ऑलमोस्ट 200 ml की डोज दे देते हो, ठीक है। वो आप क्यों देते हो, ताकि वो आपके एसोफेगस को जो थोड़ा बहुत अगर लाइन कर सकता है तो कर दे, यूजुअली नहीं करता, गुजर जाता है, ठीक है, स्टमक को और जो आपकी प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल है उसको ओपेसिफाई कर दे, ठीक है। उनको देखने के लिए जो आपके यानी करीब वाले स्ट्रक्चर हैं उनको देखने के लिए आप कंट्रास्ट जो है वो बिल्कुल पहले देते हो अपने एग्जाम से, और जो आपके यानी दो थोड़े दूर वाले स्ट्रक्चर हैं, यानी जो आपके स्मॉल बाउल का जो डिस्टल पार्ट है या आपकी जो लार्ज बाउल है, उसको देखने के लिए आप जो कंट्रास्ट है वो कुछ टाइम पहले देते हो, ऑलमोस्ट 40 से 2 घंटे पहले, ठीक है, 40 मिनट से 2 घंटे पहले तक आप देते हो। डोज क्लियर हो गई है सबको? अच्छा जी, उसके बाद अब बात आई थी कि हमारे पास एसोफेजियल पेस्ट होती हैं एसोफेजियल स्टडी के लिए जो है, यानी जो हम बेरियम स्वेलो करते थे नॉर्मल उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सीटी में एसोफेगस को देखना है तो हम उसके लिए जो है वो थोड़ा थिक पेस्ट की फॉर्म में देते हैं अपना बेरियम जो सल्फेट का सस्पेंशन है उसको, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीटी में एसोफेजियल स्टडीज करनी हो तो आप किस फॉर्म में देते हो या कौन सा कंट्रास्ट देते हो, तो आप उसमें जो आपका बेरियम सल्फेट वाला सस्पेंशन है वही देते हो जो आप सीटी में यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसको थिक पेस्ट की फॉर्म में देते हो, ठीक है। एसोफेजियल स्टडी के लिए एसोफेजियल स्टडी आप करते हो जब आपने कोई स्ट्रक्चर्स देखने हो, वेरिसेस वगैरह देखने हो, उस टाइम आप करते हो, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अगर परफोरेशन मैम होगी तो आपने बेरियम सल्फेट नहीं देना जी। मैम ये एक दफा बता दें कि पेस्ट फॉर्म में क्यों देते हैं? पेस्ट फॉर्म में इसलिए देते हैं कि ये देखो, पेस्ट फॉर्म में इसलिए देते हैं कि सीटी जब आप कर रहे हो बेरियम स्वैलो के बीच में, अगर आप लोगों को फ्लोरोस्कोपी के प्रोसीजर के बारे में पता हो, बेरियम स्वैलो जब आप जिस टाइम करवा रहे हो तो उस टाइम आप पेशेंट के मुंह में रखकर आप उसको कहते हो कि जब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं उस टाइम आपने इसको निगलना है, ठीक है, ये कंट्रास्ट को आपने एकदम निगलना है और मैं अब आपका इमेज लूंगा, ठीक है। यानी आप उसमें ये यानी पेशेंट को गाइड करते हो। लेकिन जब आप सीटी जिस टाइम कर रहे हो, सीटी में एक तो पेशेंट की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप उसको थिक पेस्ट की फॉर्म में देते हो ताकि जितना टाइम जो है इमेज एक्विजिशन में लगेगा उतने टाइम में वो पेस्ट जो है आपके पूरे एसोफेगस को लाइन करती करती नीचे चली जाए, ठीक है। इसलिए आप उसको पेस्ट फॉर्म में देते हो, आप उसको बिल्कुल डाइल्यूटेड या बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि इतना टाइम तो उसको एक्विजिशन में लग जाएगा जितनी देर में आप जो है वो अपना इमेज वगैरह करोगे, ठीक है, जितनी देर में आपका इमेज प्रोड्यूस होगा उतनी देर में तो जो अगर लिक्विड या डाइल्यूटेड कंट्रास्ट है वो तो गुजर जाएगा फटाफट, ठीक है। और अगर उतने टाइम में आपकी एक्विजिशन नहीं होती, इतने टाइम में आपकी इमेज नहीं क्रिएट होता, तो आपको फिर दोबारा से पेशेंट को डोज देनी पड़ेगी, एक्सरे की भी डोज देनी पड़ेगी और कंट्रास्ट की भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप जो है वो पेस्ट फॉर्म में देते हो, थोड़ा सा थिक फॉर्म में देते हो, ताकि जितने टाइम में वो पेशेंट उसको निगल कर स्वॉलो करके अपने एसोफेगस में से गुजारेगा, तो फिर आपको जो है वो उतने अच्छे तरीके से ओपेसिफाई होगा, उतने अच्छे तरीके से नजर आएगा, ठीक है। यानी आपको डाटा एक्विजिशन का, आपको इमेज एक्विजिशन का टाइम मिल जाएगा प्रॉपर, सही है, क्लियर हुआ है ये चीज? क्योंकि एक्सरे में या फ्लोरो में जब आप कर रहे होते हो तो बस आप एक बटन प्रेस करते हो फटाफट इमेज आ जाता है, उसमें ये नहीं प्रॉपर एक्विजिशन सिस्टम वो सारा कुछ नहीं ना चल रहा होता जो हम पढ़ चुके हैं सीटी में,
ठीक है। उसमें यानी हो रही होती है एक्विजिशन वगैरह, लेकिन आप जो इमेज जिस टाइम पे ले रहे हो या अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वो उसी टाइम पे आपको पूरी इमेज दे देती है। तो अगर आप उसमें डाइल्यूटेड कंट्रास्ट भी दे देते हो तो वो आपका उससे गुजारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप डाइल्यूटेड, बिल्कुल डाइल्यूटेड नहीं दोगे, थोड़ा सा थिक पेस्ट की फॉर्म में होगा। सही है। फिर हमने एक बात की थी कि अगर हमारे पास परफोरेशंस होंगी तो उस टाइम जो है वो आप बेरियम सल्फेट नहीं देते। क्या वजह है इसकी परफोरेशंस में? क्योंकि मैम पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? वो मैम पेरिटोनाइटिस बेरियम मैम। पेरिटोनाइटिस। बेरियम पेरिटोनाइटिस। ठीक है। जी मैम। अच्छा जी। और हमारे पास फिर आयोडीनेटेड एजेंट्स है। आयोडीनेटेड एजेंट्स में हमें पता है कि हाई ऑस्मोलर भी हैं, लो ऑस्मोलर भी हैं। ठीक है। आप यूज़ करते हो नॉर्मली इनके बीच में, जो आप सिटी में यूज़ करते हो इनके लिए अगर ओरली देने, ओरल प्रिपरेशन में इनके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि वैसे तो उनका टेस्ट बहुत फजूल सा होता है। ठीक है। ओरल प्रिपरेशन में जब यूज़ करते हो तो तब आप उनको जो है उनके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है। डोज इसके सिमिलर है बेरियम सल्फेट से, और एलओसीएम के हमारे पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। हाईओस्मोलर के निस्बत एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम ऑलरेडी इनके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद और क्या है? रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ ली थी, रेक्टल की नहीं पढ़ी थी? मैम पढ़नी है मैम। पढ़ ली थी हमने रेक्टल। वैसे रेक्टल में ये होता है कि जब आपने रेक्टोसिग्मॉइड एबनॉर्मेलिटीज देखनी हो, यानी रेक्टम और सिग्मॉइड अगर आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, यानी आपके बिल्कुल जो डिस्टल बाउल है उसके पार्ट्स हैं। ठीक है। रेक्टम और उसके सिग्मॉइड कॉलन है उससे पहले। ठीक है। इनके अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, कोई आपने कार्सिनोमा देखना हो, कोई और चीज़ देखनी हो, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी देखनी हो, उस टाइम आप क्या करते हो, पेशेंट को रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन करते हो कंट्रास्ट मीडिया की। ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि सॉरी 150 से 200 ml जो है वो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट देते हो एनीमा के थ्रू। ठीक है। अगर अच्छा, इसमें एक चीज़ आती थी, ये क्वेश्चन भी बल्कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपके पास एक पेशेंट है वो थोड़ी सी अमाउंट में ओरल कंट्रास्ट ले सकता है, तो आप उसको कौन सा एजेंट प्रेफर करोगे? आप उसको बेरियम सल्फेट देना पसंद करोगे या आप उसको जो है वो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट दोगे? क्या दोगे वैसे? मैम ये मैंने लास्ट बेरियम लेक्चर ही में देंगे। पूछा। बेरियम सल्फेट में। क्या वजह है इसकी? बेरियम। मैम वाटर सोल्यूबल अगर देंगे तो उससे डायरिया होगा। हाँ, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया जो है डायरिया भी हो सकता है, उसके एक रीज़न ये भी है। दूसरी बात ये है कि वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है। बाउल में इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो आपको उस तरह से इमेज नहीं देगा, आपको पैसिफिकेशन नहीं देगा। ठीक है। आपने तो देखनी हो पैसिफिकेशन है आपकी जो बाउल है उसकी लाइनिंग की, उसके सारा आपने देखना है कि किस तरह से आपको नजर आ रहा है। अगर वो आपको नजर ही नहीं आ रहा, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको क्या फायदा ओरल कंट्रास्ट देने का? ठीक है। अगर आपने स्मॉल अमाउंट में कोई कंट्रास्ट देना है, आपके पास ऑप्शन है कि आपने देना ही स्मॉल अमाउंट में, तो फिर आप प्रेफर ये करोगे आप बेरियम सल्फेट दो। ठीक है। थोड़ा सा दे रहे हो लेकिन वो जाके आपको इमेज तो अच्छा दे रहा है ना, आपको स्पेसिफिकेशन तो अच्छी दे रहा है, विजिबली कंट्रास्ट आपको उस पर नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर वाटर की बात हुई थी। वाटर को आप नेगेटिव एजेंट भी कह सकते हो या आप उसको न्यूट्रल एजेंट भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो तरीके से क्लासीफाई जब हम करते हैं। ठीक है। वाटर बेसिकली कोई बहुत अच्छा एजेंट नहीं है। एक तो ये ट्रांजिट हो जाता है फॉरन। ट्रांजिट का मतलब ये कि फटाफट जैसे पानी पीते हो नीचे को चला जाता है फॉरन। ठीक है। और आपकी जो बाउल है उसको प्रॉपर्ली डिस्टेंड नहीं करता। ठीक है। प्रॉपर डिटेल आपको प्रोवाइड वाटर नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे वाटर भी यूज किया जाता है। ठीक है। ये कुछ इमेजेस थी, इसमें बेसिकली बताया हुआ था। एक आपके पास जो है वो ये वाली जो सी वाली इमेज है, इसमें बेरियम सल्फेट सस्पेंशन दिया हुआ था। जो बी वाली इमेज है इसमें बेरियम सल्फेट के सस्पेंशन था जो कि थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन वाला था। ठीक है। वो दिया हुआ था। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए था। पहले वाले में सिर्फ वाटर था, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो बाउल लूप्स हैं वो नजर नहीं आ रहे। ठीक है। बी में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, यानी बेरियम सल्फेट के साथ आपको ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। और जो डी वाली इमेज थी उसमें आपको जो है आयनिक कंट्रास्ट दिया हुआ था, यानी जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है वो दिया था। तो उसमें भी बहुत अच्छी आपको स्पेसिफिकेशन नहीं नजर आ रही, लेकिन वो वाटर से बेहतर है। ठीक है। यानी ऑप्शन आपके पास दो हैं, बेरियम सल्फेट या फिर आयोडीनेटेड कंट्रास्ट। सही है। फिर हमारे पास अब चीज आती है कि एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे पास ये अब चीजें आ रही है नेगेटिव कंट्रास्ट की। ठीक है। नेगेटिव कंट्रास्ट जो है सीटी में हम क्यों यूज करते हैं? यूजुअली यूज किया जाता है क्लोनोस्कोपी के लिए, क्लोनोग्राफी के लिए। ठीक है। यानी जब आपने कोलन को देखना हो, कोलन की इमेजेस लेनी हो, वहां पर जब आपने कोई भी पॉलिप देखना हो या कार्सिनोमा देखना हो, उस टाइम जो है आप अपने नेगेटिव कंट्रास्ट यूज करते हो। ठीक है। नेगेटिव कंट्रास्ट है, इमेज पे ब्लैक नजर आएंगे। हमें पता है कि हमें एयर या कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास होगी तो वो हमें इमेज पे ब्लैक नजर आएगी। ठीक है। अच्छा जी।
अगर ये बेसिकली अब हम बात करें कि हमारे पास जी बाउल प्रॉपर हमें नजर आनी चाहिए, उसकी डिस्टेंशन प्रॉपर होनी चाहिए। डिस्टेंशन प्रॉपर होने का मतलब ये है कि अगर आपकी बाउल की डिस्टेंशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर यानी फूली हुई इमेज आपके पास उसकी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे कोई ना कोई पैथोलॉजी या कार्सिनोमा पड़ा हुआ है तो वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक कि उसकी प्रॉपर डिस्टेंशन नहीं होगी। ठीक है, डिस्टेंशन होगी तो आप कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी उसमें से ढूंढ सकते हो। अगर वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुई हुई है एकदम बाउल, ठीक है, उस टाइम तो आपको उसके अंदर से कोई कार्सिनोमा या कोई भी पैथोलॉजी नहीं मिल सकती ना, कि मिल सकती है? क्या ख्याल है? जी बच्चों, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अगर बाउल आपकी प्रॉपर्ली डिस्टेंडेड नहीं है, अगर वो कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, ठीक है, उस टाइम पे आपको कोई पैथोलॉजी वहां पे पड़ी होगी तो नहीं मिलेगी, चाहे वो पॉलिप होगा चाहे वो कार्सिनोमा होगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए, कोलन को देखने के लिए आप उसकी डिस्टेंशन के लिए नेगेटिव कंट्रास्ट देते हो। ठीक है, नेगेटिव कंट्रास्ट आप किस तरह से दे सकते हो कि एक तो इसके लिए स्पेसिफिक कैथेटर्स होते हैं, रेक्टल कैथेटर्स। ठीक है, रूम एयर अगर आपने डिलीवर करनी हो उसके लिए जो है वो हैंड हेल्ड होता है कैथेटर। ठीक है, वो इंसफ्लेटर्स होते हैं, मैं इमेज भी शायद इसकी को होगी तो मैं दिखाती हूँ। इंसफ्लेटर होता है बेसिकली, उसके बीच में यही काम होता है कि वो ये रूम एयर डिलीवर करने के लिए वो हैंड हेल्ड होता है। यूजुअली वो पेशेंट खुद ही यूज करता है एयर जो है वो एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दी जाती है, उसके लिए एक ऑटोमेटिक सा एक प्रॉपर मशीन होती है, ऑटोमेटेड इंसफ्लेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है थ्रू रेक्टम। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये दोनों जो है रूम एयर है या जो ऑटोमेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों अच्छी क्लोनिक डिस्टेंशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर एक चीज आती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रूम एयर। क्यों प्रेफर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये है कि एक तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि रेस्पिरेशन से एलिमिनेट होती है। हमें पता है कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो चीज हम एलिमिनेट करते हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, पता है ना इस चीज का? ठीक है, पता है कि ये भी भूल गए हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है बाहर आती है? यस क्या मैम। ख्याल है? मैम पता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एक तो इसके रिस्पांस अच्छा आता है, स्पेसिफिक रिस्पांस नहीं होता। स्पेसिफिक रिस्पांस का ये मतलब है कि अगर आप रूम एयर पेशेंट को देते हो तो उस टाइम पे ये क्या होता है कि क्रैम्पिंग पेशेंट को हो सकती है, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है या काफी डिस्कम्फर्ट सी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को काफी। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो तो एक तो वही बात है कि एब्जॉर्ब हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, तो वो उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स तो नहीं कह सकते, यानी डिस्कम्फर्ट जो है पेशेंट का वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, पेशेंट ज्यादा अच्छे तरीके से उसको टॉलरेट कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसमें यूजुअली ये होता है कि जो ऑटोमेटेड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्निक है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है, सीटी टेक्नोलॉजिस्ट वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, पेशेंट कंट्रोल्ड जो है रूम एयर वो कम ही यूज की जाती है। ओवरऑल भी नेगेटिव कंट्रास्ट से कम ही यूज किया जाता है, सिर्फ ये क्लोनोग्राफी के लिए ही यूज किया जाता है। ये बेसिकली आपके पास एक इमेज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इंसफ्लेशन सिस्टम है। ठीक है, सीटी क्लोनोग्राफी के लिए इस तरह की जैसे मशीन होती है, इसमें से जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे अगर आप लोगों को कंटेनर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, और ये मशीन है, ये ऑटोमेट करती है हर चीज, और आप जो है वो कंट्रास्ट एडमिनिस्टर करते हो। उसके बाद अब चीज आती है आपके पास एक इंट्राथीकल कंट्रास्ट। इंट्राथीकल कंट्रास्ट क्या होता है, कभी सुना इसके बारे में? क्या हो सकता है ये? मैम जो थीकल, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन देते हैं वो इंट्राथीकल होते हैं। वो इंट्राथीकल होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली आपके पास, अगर आपको याद हो, आपके ब्रेन के बीच में स्पेसेस होती हैं, कुछ एरेक्नॉइड होती है, सब एरेक्नॉइड स्पेसेस होती हैं, याद है चीजें ऐसी कुछ? यस मैम, सब उसमें एरेक्नॉइड स्पेस में देते हैं। बेसिकली उसमें जो आपके पास सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है, बाकी थीकल स्पेस होती है। ठीक है, वहां पर आप कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हो लंबर पंक्चर के थ्रू। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा से देते हो स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, सीटी डिपार्टमेंट में वैसे ये होता है कि इंट्राथीकल कंट्रास्ट एक तो बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, इंट्राथीकल कंट्रास्ट जो है वो बहुत ही कम दिया जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये सीन है कि आपके पास एक तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, एडवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा और बड़े सडन होते हैं। ठीक है, उसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, कन्वर्जन्स और रीनल फेलियर, और काफी यानी इसका साइड इफेक्ट काफी ज्यादा है। नॉर्मली इंट्राथीकल कंट्रास्ट नहीं यूज किया जाता। ठीक है, उसके बजाय प्रेफर यही करते हैं कि आप उनको एमआरआई करवा दो, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट से दो, एमआरआई करवा लो, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप उनको सीटी के बीच में इंट्राथीकल कंट्रास्ट ना एडमिनिस्टर करो। ठीक है, तो लेकिन चलो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। सीटी एग्जामिनेशन अगर आपने करनी हो तो इंट्राथीकल कंट्रास्ट है वो यूजुअली 1 से 3 घंटे पहले दिया जाता है। ठीक है,
और जो है 3 घंटे पहले इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के फ़ौरन बाद अपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दो तो वो एक तो बहुत ज़्यादा डेंस होता है आपके पास कंट्रास्ट, ठीक है, और स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स वो कॉज कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप कंट्रास्ट मटेरियल जो है वो फ़ौरन से नहीं दे सकते, इसलिए 1 से 3 घंटे पहले दिया जाता है अगर देना हो तो, और उसके बाद आपके पास इमेजेस ली जाती हैं। ये अब जो इंट्राथीकल कंट्रास्ट है वो इस तरह से भी दिया जाता है, ठीक है। ये लंबर पंक्चर के थ्रू है, स्पाइनल कॉर्ड आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप जो है स्पाइनल नीडल इंसर्ट करते हो L4 L5 के बीच में, ठीक है, और वहां से आप जो अपना कंट्रास्ट एडमिनिस्टर करते हो अपनी सबएरेक्नॉइड स्पेस में। सही है जी। ये अब आपके पास जो है माइलोग्राम बेसिकली इसी को कहते हैं, ठीक है। माइलोग्राम की एक इमेज है, इसमें अगर आपको ये व्हाइट व्हाइट सा सारा जो ब्राइट नजर आ रहा हो, ये आपका कंट्रास्ट है बेसिकली, जिसपे एरोज भी लगे हुए हैं जो कि आपकी सबएरेक्नॉइड स्पेस में बड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ट्रेवल करता है। उसके बाद अब आपके पास एक चीज आती है इंट्रा आर्टिकुलर कंट्रास्ट। इंट्रा आर्टिकुलर कंट्रास्ट क्या चीज है, क्या होता है, क्या मतलब है इसका? मैम जो जॉइंट्स के अंदर कंट्रास्ट देते हैं। बिल्कुल, जो जॉइंट स्पेसेस के अंदर दिया जाता है वो आपके पास इंट्रा आर्टिकुलर कंट्रास्ट है, ठीक है। कंट्रास्ट मीडिया जो है आप उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो किसी भी जॉइंट स्पेस में, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए जॉइंट के। ये यूजुअली वैसे फ्लोरोस्कोपी पे किया जाता है, इसको आर्थ्रोग्राफी कहते हैं, ठीक है, आर्थ्रोग्राफी का प्रोसीजर होता है। लेकिन सीटी पे करने का इसका हमारे पास फायदा क्या है कि आप बोन और सॉफ्ट टिश्यू दोनों की वैल्यूएशन साइमल्टेनियसली कर सकते हो जब आप सीटी पे आर्थ्रोग्राफी करते हो, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी पे करते हो तो आपको दोनों की साइमल्टेनियस वैल्यूएशन नहीं मिलती, आप बोन को देख सकते हो, आप जॉइंट को देख सकते हो, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू वैल्यूएशन आप उस पर अच्छी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आप सीटी पे करते हो तो सीटी पे आपको, हमें पता है इस चीज का कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इमेज अच्छा आता है, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अब ये आपके पास जो है आर्थ्रोग्राफी की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो पहली वाली इमेज है ये एमआरआई की है, उसके बाद दूसरी आपके पास फ्लोरोस्कोपी की है, ठीक है। किस तरह से आप जो है वो कंट्रास्ट एडमिनिस्टर करो, ये नीडल नजर आ रहा होगा यकीनन, नीडल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली इमेज है ये आपके पास सीटी है, इसमें आप कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ये एंकल जॉइंट में है, और ये नीचे वाली जो इमेज है ये रिस्ट जॉइंट की है बेसिकली, और ये एमआरआई की इमेज है, ये इसमें भी आपके पास जो है वो इंट्रा आर्टिकुलर कंट्रास्ट दिया हुआ है, और ये जो रिस्ट वाली बोन्स है सारी आपकी कार्पल मेटाकार्पल्स वगैरह वो नजर आ रही है यहाँ पर, सही है। ये नहीं कंट्रास्ट बेसिकली इस तरह से आपको नजर आता है सीटी एमआरआई, या अगर आप फ्लोरो पे भी देखते हो उस टाइम पे। ये आपके मैम ये पास अब इसी कंट्रास्ट तरह, साइनोवियल स्पेस में चला जाता है। हाँ जी, साइनोवियल स्पेस में। उसके बाद अब आपके पास जो है ये इमेज है, ये भी सीटी की इमेज है। कौन सा जॉइंट लग रहा है देखने में ये? नी जॉइंट। नहीं, नी जॉइंट कैसे लग रहा है? मैम हम फिब्यूला शोल्डर है, और टैलस वाला ए, अच्छा सी। एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट है, फिबुला और टेलस और आपके पास जो टिबिया है वो मिलके एंकल जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एंकल जॉइंट की है, मोटिस जॉइंट है, ठीक है। एक ये एंकल जॉइंट की इमेज है, इसमें कंट्रास्ट दिया हुआ है, डिफरेंट एंगल से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास आर्थ्रोग्राफी की एग्जांपल है, सीटी आर्थ्रोग्राफी की, ठीक है। अच्छा जी, यूजुअली इसका आर्थ्रोग्राफी का यही सीन है कि ये रेडियोलॉजिस्ट यूजुअली खुद ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी के अंडर कंट्रास्ट दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे ये वाली इमेज है जहाँ पे अगर ये आपको हिप जॉइंट वाला नजर आ रहा हो तो, ठीक है, इस तरह से फ्लोरोस्कोपी के अंडर जो कंट्रास्ट है वो इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद पेशेंट को मूव किया जाता है सीटी में, ठीक है, सीटी डिपार्टमेंट में, वहां पे आके जो है वो उसका बाकी जो सीटी वाला प्रोसीजर है वो किया जाता है, ठीक है। तो बस इसकी इतनी सी कहानी है, बस खत्म हो गया आपके कंट्रास्ट। अब आप लोगों का कंट्रास्ट जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन्हीं कंट्रास्ट के बीच में मेरा नहीं ख्याल की कोई चीज़ ऐसी है जो हमने छोड़ी है, सही है। इसको पढ़ लेना एक दफ़ा, सारी चीज़ों को, कुछ नहीं क्लियर होता आप पूछ लेना, और थोड़ा सा सब्र भी कर जाना, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी हम ये नहीं कोई एनाटमी नहीं देख रहे, अभी हम कोई पैथोलॉजी नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ जो है वो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम पढ़ेंगे अपना ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, अपनी न्यूरोएनाटमी देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और उसके बाद हम सीटी पे उसके प्रोसीजर्स वगैरह देखेंगे और कुछ पैथोलॉजीज, सही है। खुद भी थोड़ा सा पढ़ा ना, जो एनाटमी है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी बेसिकली, दूसरी एनाटमी तो आप लोगों को तो शायद थोड़ी बहुत आती हो, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी जो है वो आप लोग प्लीज देखा ना, ताकि हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का? नो मैम। नो मैम।
मैम बाकी कितने लेक्चर रह गए हैं? लेक्चर तो अभी बहुत है, पढ़ने वाले बनो। अभी ये कि हमारा जो सीटी का एक मेजर पोर्शन है, यानी जिसको आप कह सकते हो कि फिजिक्स वाला और जो आपकी बेसिक साइंस तो साइंस ही कह सकते हो। हाँ, आप लोगों की ये चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। अब आप लोगों के अब स्टार्ट होने हैं जो क्लिनिकल पार्ट है वो, ठीक है। क्लिनिकल पार्ट में यानी आपकी थोड़ी सी एनाटमी आएगी, उसके बाद आप लोगों के प्रोसीजर्स आएंगे थोड़े से, ठीक है। और बस ये चीज़ें हैं, थोड़े से खुद भी पढ़ लेना, थोड़े से हम भी पढ़ा देंगे। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, आप लोगों को मैंने अब एक असाइनमेंट देनी है, वो बल्कि मैं आप लोगों को जो है ना ईमेल ही कर दूंगी, ठीक है। कंट्रास्ट से रिलेटेड ही हो गया। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कहा था ढूंढने को जी कि मैम। हम कहते हैं कि जी क्या था क्वेश्चन, वैसे याद है किसी को? मैम ये कंट्रास्ट रीजन इनके एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट तो करते हैं लेकिन वो ट्रू नहीं होती, इसकी वजह क्या है? हाँ, क्या वजह है जी? तो मैम एंटीबॉडी क्रिएट होती है मैम एलर्जिक रिएक्शन में, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं क्रिएट होती। एंटीबॉडी भी नहीं क्रिएट होती, ठीक है। और बस इसके मैम अलावा यही है। कोई फीचर, फिजिकल फीचर जो आपको नजर आ रहा हो? हाँ मैम इसके ना वो सेम होते हैं, सिम्टम वगैरह सेम होते हैं। सिम्टम सेम होते हैं ना, लेकिन हम उसको ये नहीं जी कहते मैम। कि ये ट्रू एलर्जिक रिएक्शन है, हम यही कहते हैं कि ये मतलब एलर्जिक लाइक रिएक्शन है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? सिम्टम ही हो सकते हैं और नहीं आइडिया। इनको बेसिकली हम ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो है ना, अगर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो या अगर आप में से कोई बंदा किसी चीज़ से एलर्जिक है, ठीक है। वैसे यूजुअली हमारे एरिया में एलर्जीज इस तरह की बहुत कम होती हैं लोगों को, यूजुअली गोरों में होती हैं, ठीक है। लेकिन कोई बंदा जैसे अगर पीनट्स के साथ एलर्जिक है या वॉलनट्स के साथ एलर्जिक है या किसी भी फूड के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ एलर्जिक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एलर्जिक रिएक्शन जो होता है किसी भी चीज़ से, वो हमेशा जब अगली दफा आप उस चीज से एक्सपोज होते हो ना एलर्जेंस के साथ, अपने अगली दफा एक्सपोज होते हो, एक दफा तो हो गया, आपको पता चलेगा कि आपको एलर्जी हो गई है, जब एक दफा दोबारा एक्सपोज हो गए ना, तो आपको जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ज्यादा सिवियर किस्म का होता है, ठीक है। वो उतना सिवियर होता है और ये नहीं इतना हो जाता है कि एक तो या तो उसी फॉर्म में आएगा या उससे ज्यादा ही सिवियर होके आता है, ठीक है। कंट्रास्ट रिएक्शन जो है ना, इनके बारे में ये चीज ऑपोजिट है, और यही चीज जो है ना ये इनको डिफरेंशिएट करती है कि ये ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस की ये क्या कहते हैं, स्पेशलिटी समझ लो कि एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको एक दफा एक चीज से हुआ है ना और अगली दफा आपने वो चीज खाई है या जो भी आपने जिस तरह जो भी मोड था उसका, चलो खाने की अगर बात कर लेते हैं, आपने वो अगली दफा भी खा ली दोबारा, तो आपको जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ज्यादा सिवियर होके आता है। कंट्रास्ट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। कंट्रास्ट रिएक्शन में ये चीजें बहुत वो क्या कहते हैं, रिसर्च वगैरह तो इस पे ऐसे मेरा ख्याल है को खास हुई भी नहीं है, लेकिन जितनी भी हुई है उनके ऊपर यही साबित हुआ है कि अगर किसी बंदे को एक दफा कंट्रास्ट एलर्जी हो गई है, दूसरी दफा उसके बारे में ख्याल किया जाता है, उसको यानी कोशिश ये की जाती है कि उसको ना दिया जाए, लेकिन अगर दे भी दिया है दोबारा कंट्रास्ट, तो उसको उस तरह के रिएक्शन कुछ बंदों में नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए, ठीक है। शो ही नहीं हुए कंट्रास्ट रिएक्शन किसी भी तरह के, एक दफा हो गया, पहली दफा हो गया, दूसरी दफा की तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो और ये चीजें जो है ये बेसिकली एलर्जिक लाइक रिएक्शंस की मतलब ट्रू एलर्जिक रिएक्शंस की को नहीं डिफाइन करती। ट्रू एलर्जिक रिएक्शन की डेफिनेशन में ये चीज आती है कि एक दफा आप एलर्जन से अगर एक्सपोज हो गए हो, आपको जो दोबारा रिएक्शन होगा वो उतना ही सिवियर आएगा, लेकिन कंट्रास्ट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। कंट्रास्ट रिएक्शन में अगर एक दफा आपको रिएक्शन हो गया तो जरूरी नहीं है कि अगली दफा आपको रिएक्शन हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ट्रू एलर्जिक रिएक्शन के बीच में और एलर्जिक लाइक रिएक्शन के बीच में, कि आप कंट्रास्ट रिएक्शंस को एलर्जिक लाइक क्यों कहते हो, ठीक है। हुआ है क्लियर सबको ये? जी मैम, थैंक यू। जी मैम। ये इसकी कहानी थी, ठीक है। चलो सही है, लेक्चर में बंद कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। अटेंडेंस मैंने आप लोगों की मार्क कर ली है, ये नहीं मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए, मैं कर दूँगी मार्क, सही है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।